सो गाइज अब हम देखेंगे नेक्स्ट सम फाइनल अकाउंट का, जिसमें हम और नए एडजस्टमेंट के साथ आ रहे हैं और इस सम के अंदर फिर से हम फिक्स कैपिटल मेथड की जगह पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। अब देखेंगे इसके अंदर के किस तरह से मतलब एडिशन होता है मशीनरी या फिर किसी भी फिक्स असेट्स में अगर न्यू एडिशन होता है तो उस पर डिप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज होता है और उस डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किस तरह से होता है, और भी अनरिकॉर्डेड परचेस अनरिकॉर्डेड सेल्स के न्यू इसमें दिए हुए हमें एडजस्टमेंट्स है जिन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हमें सम दिया है सापरे एंड आत्रे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एडजस्टमेंट के साथ बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और इसमें हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन दी है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे पार्टनर्स इक्वली। ओके, देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें ट्रायल बैलेंस में दी है और क्या क्या नए टर्म इस बार भी इस ट्रायल बैलेंस में है। मैंने मोस्टली कोशिश की है कि सारे के सारे नए टर्म आप लोग जान जाए, फिर भी मैं आपको और भी कुछ ट्रिक्स है जो मैं आप बताऊंगा कि उन्हें आप किस तरह से सॉल्व करेंगे अगर कोई और नया टर्म आ जाता है इस तरह से ट्रायल बैलेंस में। तो गाइस यहाँ पर पहला डेबिट साइड पर बैलेंस दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स का 40,000 रुपीज असेट्स है, बैलेंस शीट असेट साइड, परचेस है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, रिटर्न्स दिया है, सिर्फ स्पेशली यहाँ मेंशन किया है रिटर्न्स। गाइस हमने इस पीछे और भी सम सॉल्व किए जहाँ रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड और परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न लिखा होता था, लेकिन ये सम स्पेशली है जहां पर मेंशन किया हुआ रिटर्न्स। हमें एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि डेबिट साइड में अगर परचेस दिया हुआ है और फिर डेबिट साइड में अगर कोई रिटर्न दिया है तो वो परचेस रिटर्न नहीं सेल्स रिटर्न है। ठीक है, यानी कि ऑपोजिट साइड में हमें मेंशन होता है, सेल्स क्रेडिट साइड में हमेशा होता है और उसका रिटर्न जो है वो ऑपोजिट साइड यानी डेबिट साइड में होगा। यहाँ पर डेबिट में अगर रिटर्न लिखा है तो ये सेल्स रिटर्न है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स है, कैरिज हमारे लिए एक्सपेंस होता है, स्पेशली मेंशन्ड है सिर्फ कैरिज। तो ये भी एक न्यू टर्म इसलिए है क्योंकि मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा। कैरिज वर्ड मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, कैरिज इनवर्ड कैरिज आउटवर्ड दो चीजें अलग अलग आई थी। कैरिज इनवर्ड जो होता है वो मटेरियल परचेस करने पर मटेरियल को इन लाते टाइम जो भी एक्सपेंसेस होती है वो कैरिज इनवर्ड, और मटेरियल जब हम सेल करते हैं तो मटेरियल सेल करने के बाद उस मटेरियल को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं वो कैरिज आउटवर्ड। बट कभी कभी सम में सिर्फ कैरिज वर्ड यूज हुआ है, जैसे इस सम में यूज हुआ है, और सिर्फ कैरिज अगर आता है तो आपको इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रीट करना है एज अ इनवर्ड एक्सपेंसेस। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। इसके बाद है हमारे पास रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस सभी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ऑफिशियल एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होते हैं तो डेबिट साइड में। ड्रॉइंग दिया हुआ है सापरे और आत्रे का। ड्रॉइंग का अगर अमाउंट हमें कभी भी ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसका सिर्फ वन इफेक्ट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हम लोग डेबिट साइड में इसे लिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद है सैलरीज 3,200 यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, बेड डेप्स 1,000 है, मशीनरी 25,000 दिया हुआ है जो कि हमारे असेट्स है। यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है ब्रैकेट में, एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 2018 रुपीज 10,000 यानी 25,000 का मशीनरी जो है उसमें से 10,000 की मशीनरी जो है वो करंट ईयर में ही हमने परचेस की है 1 अक्टूबर को। इसको कैसे सॉल्व करते हैं और इस एडिशनल मशीनरी पे डिप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज होगा ये हम इन डिटेल देखेंगे जब हम सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट दिया है 4,000 रुपीज। इसके बाद हमें एडवर्टीजमेंट जो हमारे लिए एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट वर्ड है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो कि एक न्यू टर्म भी है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। प्रोविडेंट फंड 4 या 3 अलग अलग टर्म्स में हमेशा यूज होता है और मैं आपको जो पॉइंट अभी बताने जा रहा हूं ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट अगर वर्ड कभी भी आता है यानी एक इन्वेस्टमेंट हो गया, स्पेशली इन्वेस्टमेंट आगे मेंशन है पीएफ इन्वेस्टमेंट, पीएफ इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर प्रोविडेंट फंड। तो अगर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आता है तो आपको इसे इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट करके असेट साइड में लेना है। ठीक है, और कभी कभी यहां पर ऐसे टर्म्स आते हैं जैसे प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। गाइस कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, हमने पैसा कंट्रीब्यूट किया है। सो प्रोविडेंट फंड किस तरह से काम करता है इस टर्म को आपको समझना होगा इसके लिए। सो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन का अर्थ होता है कि जो भी इंप्लॉइज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं इनका हमने पीएफ अकाउंट ओपन करके दिया है और उनकी सैलरी का कुछ पार्ट जो है एक स्पेसिफिक परसेंटेज होता है 8% जो कि ट्रांसफर होगा प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो कि गवर्नमेंट अकाउंट होता है जहां पर ट्रांसफर होता है। और इसका बेनिफिट इंप्लॉय के लिए ये होता है
कि एम्प्लॉय जब भी प्रोविडेंट फंड में अगर 8% या उसकी सैलरी का जो भी पार्ट ट्रांसफर कर रहा है तो सेम अमाउंट एट अ टाइम कंपनी को भी उसके लिए पे करना होता है और वो भी प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर होता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट गया है दैट इज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि वो एक्सपेंसेस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन वर्ड अगर कभी आता है तो आपको उसे ट्रीट करना है एज अ एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। अब ऐसे ही एक और टर्म क्रेडिट साइड और क्रेडिट बैलेंस जब आप देखेंगे आपको क्रेडिट बैलेंस में प्रोविडेंट फंड एक टर्म यूज हुआ है, स्पेशली सिर्फ प्रोविडेंट फंड वर्ड यूज हुआ है और कुछ यूज नहीं हुआ है। सो प्रोविडेंट फंड इस तरह से जब यूज होता है यानी कि वो हमारा रिजर्व है गाइस। जिस तरह से जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व होता है, उसी तरह प्रोविडेंट फंड एक रिजर्व की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर वो क्रेडिट साइड में सिर्फ प्रोविडेंट फंड लिखा है तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखने के, प्रोविडेंट फंड सिर्फ लिखा है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि वो एक रिजर्व है। अगर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आया है तो असेट्स है, असेट साइड में हम लोग मेंशन करेंगे। और अगर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन आता है यानी हमारे लिए वो एक एक्सपेंस हो जाता है जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमें एंट्री करना होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्रेडिट बैलेंसेस देखते हैं। क्रेडिट बैलेंसेस में सेल्स दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे लिए है लायबिलिटी। इसके बाद है सन्ड्री इनकम 2000 रुपीज। सन्ड्री इनकम जो है इनकम है, छोटी मोटी इनकम जो होते हैं इन्हें मिसलिनियस इनकम भी कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री होगी। कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए सापरे 35,000, आतरे 35,000। क्रेडिट बैलेंसेस हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर करंट अकाउंट बैलेंसेस नहीं है इसलिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है। तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है यानी कैपिटल अमाउंट जो है वो एवरी ईयर चेंजेस होते रहते हैं एज पर नेट प्रॉफिट एंड अदर ट्रांजेक्शन, ओके। इसके बाद यहाँ पर दिया है प्रोविडेंट फंड जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ये रिजर्व पार्ट है 10,000 रुपीज। लायबिलिटीज में हम लोग इसे मेंशन करेंगे। रिटर्न्स वर्ड यूज हुआ है, जिस तरह से रिटर्न्स हमें डेबिट साइड में यूज हुआ था इस तरह से रिटर्न यहाँ पर क्रेडिट साइड में भी यूज हुआ है। सो गाइज रिटर्न्स अगर क्रेडिट में दिया है तो हमें क्रेडिट में क्या दिया होता है, सेल्स, और सेल्स की साइड में अगर रिटर्न दिया है इसका मतलब है वो परचेस रिटर्न है तो हमें परचेस में से उसे माइनस करना है, ठीक है। कमीशन प्री रिसीव्ड वर्ड यूज हुआ है, प्री रिसीव। इस तरह के वर्डिंग्स में जो चेंजेस होते हैं, जैसे मैंने उसको आउटस्टैंडिंग का बताया था, आउटस्टैंडिंग हो सकता है, रिसीवेबल हो सकता है, एक्रूड हो सकता है। उसी तरह यहाँ पर प्री रिसीव्ड है यानी एडवांस हो सकता है, प्रीपेड हो सकता है और प्री रिसीव्ड तो यानी ऑलरेडी रिसीव हो चुका कमीशन हमारे लिए असेट्स होता है, ठीक है। सॉरी, कमीशन प्री रिसीव्ड है, हाँ, तो इसे हम लायबिलिटीज में दिखाएंगे क्योंकि हमारे लिए लायबिलिटीज है, ऑलरेडी हमें पहले से आ चुका है, जो आना था और पहले आ गया यानी हमें ये पेएबल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आरडीडी दिया है जो कि हमारा ओल्ड आरडीडी होता है। ओल्ड आरडीडी हम लोग साइड में लिख कर रखते हैं और उसे हम बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी के सारे ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद बचे हुए अमाउंट में इससे लेस करते हैं। ये आरडीडी जो है वो हमारी इनकम होती है, जो अमाउंट हमने रिजर्व कर दिया है कि हाँ ये अमाउंट अभी हमें रिसीव नहीं होने वाला है, रिकवर नहीं होने वाला है, यानी ये पैसा हमारा डूब चुका है और उस अमाउंट में से अगर कोई अमाउंट हमें रिकवर होता है इन फ्यूचर तो वो हमें ट्रीट करते हैं और आरडीडी क्रेडिट बैलेंस में, यानी ये 400 रुपीज जो आरडीडी हमने पिछले साल क्रिएट की थी उसमें से वापस रिकवर हुआ हुआ अमाउंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट है इसके अंदर। सो गाइस इसके अंदर पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,000। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट एवरी ईयर आपको एवरी टाइम हर सम में होगा, क्योंकि अगर ओपनिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। बिजनेस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, एवरी टाइम चलते रहता है, राइट। बैलेंस शीट के असेट साइड में और ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री होती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5%, मशीनरी एट द रेट 10%। डेप्रिसिएशन के ट्रांजेक्शन भी आप एवरी टाइम करते ही हो वेरी इजीली, असेट्स के अमाउंट में से माइनस होगा डेप्रिसिएशन अमाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम मेंशन करेंगे टू डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर मशीनरी में जो एडजस्टमेंट है वो हम क्लियरली देखेंगे कि किस तरह से मशीनरी में जो एडिशन हुआ है उसका डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, ठीक है। इसके बाद है थर्ड एडजस्टमेंट, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स at the rate 5% on sundry debtor and write off 1,000 for bad debts. So guys bad debts का अमाउंट ऑलरेडी हमें दिया हुआ था, उसमें हमें ये चीजें ऐड करनी होती है, bad debts भी रहे, न्यू आरडीडी भी रहे। लेकिन यहाँ पर हमें देखिए लिखते समय क्या लिखा है, आरडीडी को पहले बताया है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन सन्ड्री डेटर, उसके बाद बताया 1,000 फॉर बैड डेब्ट्स। सो गाइज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है और अभी भी मैं बता रहा हूँ,
अगर डेटर्स पे आरडीडी कभी भी आपको क्रिएट करने के लिए की जाती है, एक परसेंटेज अमाउंट स्पेसिफिक दिया जाता है कि आरडीडी क्रिएट करना है 5%, 2% और 3%, तो आपको डेटर्स के सारे ट्रांजेक्शन पहले कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आरडीडी आप क्रिएट करेंगे। ठीक है। सो गुड्स वर्थ रुपीज, फोर्थ एडजस्टमेंट है, गुड वर्थ रुपीज 3000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 3000 रुपए का सेल हुआ है बट उसकी कोई भी एंट्री अकाउंट्स में नहीं दिख रही है, यानी अनरिकॉर्डेड सेल्स है। अनरिकॉर्डेड सेल्स अर्थात फिर से आपको डेटर्स पे काम करना है, डेटर्स में ऐड होगा क्योंकि वो सेल्स हुआ है और आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि वो क्रेडिट सेल है। अगर वो दिखता है यानी वो कैश सेल होता ना, ऑलरेडी हमें कैश रिसीव होता, बट यहाँ पर एंट्री ही नहीं मिल रही है अर्थात वो क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल है तो सेल्स में भी इसे ऐड करेंगे और साथ में इसका दूसरा इफेक्ट आएगा डेटर्स में। डेटर्स में हमें इसे ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग कैरीज दिया है 500 रुपीज, कैरीज अमाउंट जो है उसमें 500 रुपीज रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है, आना बाकी है। आना बाकी है तो हम कैरीज में इसे ऐड करेंगे और इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा यहाँ पर बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर गुड्स वर्थ रुपीज 8000 वेयर परचेज्ड ऑन 31 मार्च 2019 एंड इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो 8000 रुपीज का परचेस हमने किया है 31 मार्च 2019 को, लेकिन इसकी भी एंट्री कहीं भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं मिल रही है, अर्थात ये अनरिकॉर्डेड परचेस है। अनरिकॉर्डेड परचेस का इफेक्ट जिस तरह से अनरिकॉर्डेड सेल्स का हो उस तरह से होगा। परचेस के अमाउंट में हम इसको ऐड करेंगे और दूसरा इफेक्ट हम इसको क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे। सो गाइज अब हम लोग मूव करते हैं और अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस सम को। सो पहले अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट को रेडी करना है, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद अगर वो फिक्स कैपिटल मेथड का सम है तो आपको करंट अकाउंट बनाना है, अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का सम है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग मैंने आपको पहले से ही बताई है, तो उसी तरह से हम लोग अभी मूव करते हुए आगे करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग में हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में कैपिटल के लिए जगह पहले ही छोड़नी है। तो हमने यहाँ पर कैपिटल के लिए जगह छोड़ दी, सापरे एंड आत्रे आर द पार्टनर्स, उनका नाम यहाँ पर मेंशन कर दिए। ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग में ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले हमें लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है। इसके बाद परचेसेस हमें लिख के रखना है, इसमें से रिटर्न माइनस होगा जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें एवरी टाइम रेडी रखना है। यहाँ पर सेल्स हम लोग लिख लेंगे और उसमें से रिटर्न माइनस करेंगे। इस तरह से हमने ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट रेडी कर दिया। अब हम ट्रायल बैलेंस की एक एक एंट्रीज जल्दी जल्दी इंटर करेंगे। ठीक है। डेटर्स 40,000 रुपीज दिया है। सो गाइस डेटर्स के ऊपर कितने एडजस्टमेंट है, तो एक अनरिकॉर्डेड सेल्स का एडजस्टमेंट है, फिर आरडीडी भी है, फिर बेड डेट भी है। इस तरह से 3 एडजस्टमेंट है। डेटर्स हमारे लिए असेट्स होता है, हम डेटर्स को यहाँ लिखेंगे, लेकिन इसमें 3 एडजस्टमेंट के लिए हम लोग जगह छोड़ेंगे। अब आप ध्यान से देखिए किस तरह से मैं जगह छोड़ रहा हूँ, ताकि आप जब बुक में सॉल्व कर रहे हैं तो किसी भी तरीके की मिस्टेक ना हो और अच्छे से आपका फाइनल अकाउंट रेडी दिखे। परचेसेस जिसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट है, एक तो रिटर्न का एडजस्टमेंट हमेशा होता ही है, दूसरा इस बार अनरिकॉर्डेड परचेसेस का एडजस्टमेंट भी है। तो हम लोग यहाँ पर इसके लिए और एक जगह छोड़ेंगे एक्स्ट्रा। मैंने ये सारे एडजस्टमेंट पढ़ते समय ही मार्किंग किया है, आपको भी पढ़ते समय मार्किंग करोगे तो आपकी गलती कहीं भी नहीं होगी। परचेसेस 65,000 है और 2 एडजस्टमेंट के लिए मैंने मार्किंग किया, इसलिए मैं यहाँ पर एक एडजस्टमेंट के लिए और एक प्लेस बना देता हूँ। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रिटर्न्स। रिटर्न्स 800 दिया है, मैंने आपको बताया था परचेस इस तरफ दिया है और परचेस की तरफ अगर कोई रिटर्न दिया होता है वो सेल्स रिटर्न होता है। सो रिटर्न 800 है, मैं 800 यहाँ लिखता हूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि हमें माइनस करना है। ओपनिंग स्टॉक 18,000 रुपीज दिया हुआ है गाइज। ओपनिंग स्टॉक के लिए प्लेस हमारे पास ऑलरेडी होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, पहला आइटम हमेशा ओपनिंग स्टॉक होगा। लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपीज दिया है, हमारे लिए असेट्स है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन का एक एडजस्टमेंट भी है, तो प्लेस भी छोड़ना है हमें। सो लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 और एक एडजस्टमेंट के लिए प्लेस छोड़ेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है वो देखेंगे। नेक्स्ट आइटम है कैरीज, 1200 रुपीज दिया है। कैरीज इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज ये फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है। सो कैरीज में हम लोग 1200 लिखेंगे, इस पर एक एडजस्टमेंट है, आपको याद होगा तो आउटस्टैंडिंग का। सो गाइज यहाँ पर एक एडजस्टमेंट के लिए आपको जगह छोड़नी है। इसके बाद है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 1000 रुपीज। सो गाइज रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। सो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी एंट्री करनी होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री करेंगे हम लोग। ठीक है। इस पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, इस पे कोई एडजस्टमेंट। सो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो यहाँ पर लिखेंगे टू रेंट
रेट्स एंड टैक्सेस 1000 रुपीज। इसके बाद देखेंगे गाइज और कोई, तो यहाँ पर दिया है ड्राइंग। मैंने आपको बताया ड्राइंग अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है, एक्चुअली ट्रायल बैलेंस में दिए गए एवरी आइटम का ओनली वन इफेक्ट होता है। यहाँ पर ड्राइंग ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, डेबिट साइड में दिया है, तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है टू ड्राइंग। दोनों पार्टनर्स के नाम पे जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। टू ड्राइंग सापरे एंड आत्रे कितना अमाउंट है 3000 एंड 2000, अच्छे से आप एंट्री करेंगे 3000 एंड 2000, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन सा एंट्री है, वो है सैलरीज का। सैलरीज 3200, कोई एडजस्टमेट नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सैलरीज 3200। अब गाइस इसके बाद कोई और एडजस्टमेंट सॉरी एंट्री हम देखेंगे। बेड डेप्स यहाँ पे है 1000 रुपीज। सो गाइस बेड डेप्स पे कितने एडजस्टमेंट है, 3 एडजस्टमेंट है, न्यू बेड डेप्स, आरडीडी एंड ओल्ड आरडीडी जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में। सो बेड डेप्स के लिए प्लेस छोड़ना है हमें 3 एडजस्टमेंट के लिए। बेड डेप्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है 1000 रुपीज। सो 1000 यहाँ पे लिखने के बाद 3 एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ना है हमें साइमल्टेनियसली, ठीक है, अच्छे से, ताकि एंट्री हमारी क्लियर दिखे। इसके बाद हमें मशीनरी दिया 25,000, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर भी दी हुई है कि एडिशन मेड ऑन 1 अक्टूबर 2018। सो वो हम देखेंगे कि उससे किस तरह से हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करने में उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है। बट फर्स्टली हम एंट्री करेंगे एंड एडजस्टमेंट के लिए प्लेस छोड़ेंगे। 25,000 दिया है एंड 1 एडजस्टमेंट फॉर डिप्रिसिएशन 10% चार्ज कैसे करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। एडवर्टीजमेंट 4000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो एडवर्टीजमेंट का अमाउंट भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे। हमारे लिए एक्सपेंसेस है एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में जाएगा, जिसे पीएफ इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। ये सारे टर्म आपके लिए जानना जरूरी है, इसलिए मैं इस तरह के टर्म यूज कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी न्यू टर्म दिखे तो आप कंफ्यूज ना हो। 18,500 अमाउंट है पीएफ इन्वेस्टमेंट का और हमारे लिए असेट्स होता है, ठीक है। इसके बाद हम जा रहे हैं क्रेडिट बैलेंस में। डेबिट की सारी एंट्रीज हमने कर ली है, आप देख सकते हैं इजीली। क्रेडिट साइड में सेल्स दिया 85,000 गाइस। सेल्स पे और एक एडजस्टमेंट भी है, तो एक एडजस्टमेंट के लिए प्लेस हमें यहाँ बनाना हुआ, तो इस तरह से हमने कर दिया और 85,000 हमने सेल्स में मेंशन किया, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 23,000 दिया हुआ है और सन्ड्री क्रेडिटर्स पे एक एडजस्टमेंट भी है। क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हम यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, और अमाउंट जो दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स का 23,000। अनरिकॉर्डेड परचेस का एडजस्टमेंट है गाइज, अगर आपको याद होगा तो आप एडजस्टमेंट में देखिए, अनरिकॉर्डेड परचेस का एडजस्टमेंट है सन्ड्री क्रेडिटर्स का। सन्ड्री इनकम 2000 रुपीज दिया है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है, क्योंकि छोटी मोटी जो भी इनकम होती है वो सब पार्ट होती है प्रॉफिट एंड लॉस की। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए प्लेस कभी भी छोड़ना है। सन्ड्री इनकम, सन्ड्री इनकम का अमाउंट कितना दिया है गाइस 2000 रुपीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, सो हम लोग इसे मेंशन करेंगे अलग से 2000 सेपरेटली, ठीक है। कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए सापरे और आत्रे 35,000 दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है। सो हम यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का 35,000 एंड 35,000। इसके बाद क्या दिया है गाइस पीएफ। पीएफ इज द वर्ड फॉर प्रोविडेंट फंड, राइट। सो प्रोविडेंट फंड दिया है, इसी प्रोविडेंट फंड लिखा है, उसके आगे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमें उसे रिजर्व की तरह ट्रीट करना है, जैसे मैंने आपको बताया। और ये रिजर्व है हमारे लिए, रिजर्व हमेशा लायबिलिटी साइड में होते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो 10,000 रुपीज यहाँ पर हमने लिख दिया। कमीशन सॉरी रिटर्न्स दिए हुए हैं, रिटर्न्स सेल्स की तरफ, यानी क्रेडिट साइड में अगर कोई भी रिटर्न्स दिया होता है वो हमारे लिए परचेस रिटर्न होता है। परचेस रिटर्न का अमाउंट है 1500, 1500 वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम परचेस, तो हम लोग परचेस में से माइनस करेंगे। इसके बाद गाइस दिया हुआ है कमीशन प्री रिसीव्ड, एडवांस में रिसीव हुआ कमीशन, एडवांस में कमीशन रिसीव हो गया है तो हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हमें एडवांस में मिल गया, हमारे लिए कोई इनकम है वो एडवांस में मिल गई, यानी हमारे लिए लायबिलिटीज हो जाती है। अब वो हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे कमीशन प्री रिसीव्ड, प्री इज द वर्ड फॉर पहले ही, रिसीव हो जाना, इसे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस भी कहा जाता है। कमीशन प्री रिसीव्ड जिसका अमाउंट है
800 रुपीज़, तो हम लोग यहाँ पर 800 आउटर कॉलम में लेंगे, कोई एडजस्टमेंट इस पर नहीं है। गाइस लास्ट आइटम जो दिया है ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में वो है RDD 400। RDD जब भी क्रेडिट साइड में दी होती है यानी वो RDD है जो ओल्ड RDD है, तो हम लोग साइड में लिख के रखेंगे और इसे बाद में एंट्री करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है RDD की एंट्री हमेशा बाद में होती है। सो ओल्ड RDD 400 मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। सो इस तरह से सारे ट्रायल बैलेंस की एंट्री हमने कर ली है बहुत ईजिली और बहुत सिंपली। किस तरह से एंट्रीज हो सकती है, प्रोविडेंट फंड था, मशीनरीज थी, मशीनरी में एडिशन है, वो सारी चीज़ हमने एंटर कर ली। अब हम जाएंगे एडजस्टमेंट की तरफ, ठीक है। तो गाइस पहला एडजस्टमेंट जो हमें दिया हुआ है वो है क्लोजिंग स्टॉक 23,000 एज ऑन 31 मार्च 2019। सो 31 मार्च 2019 को क्लोजिंग स्टॉक दिया गया। क्लोजिंग स्टॉक वेरी इजी एडजस्टमेंट है आप सबके पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक एवरेज सम में होता है। सो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के असेट साइड में इजीली लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 23,000 और सेम 23,000 क्लोजिंग स्टॉक हम एंट्री करेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है। बैलेंस शीट के असेट साइड में एंट्री किया हमने क्लोजिंग स्टॉक 23,000। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें कहता है डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग @ 5% एंड मशीनरी @ 10%। लैंड एंड बिल्डिंग तो वेरी इजी, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, तो 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और वी कैन इजीली चार्ज डेप्रिसिएशन, राइट। क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने में आप लोग मास्टर हो गए हैं, ये तो हमेशा आने वाला एडजस्टमेंट है और हमेशा हमेशा आएगा, राइट। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने हैं 5% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन @ 5%। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया, तो वो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 10,000 × 5% यानी 5/100। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 100 × 5 यानी 500 इजीली अमाउंट कैलकुलेट हो गया, राइट। तो 500 हो गया डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो इसका दूसरा इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, जहां पर आप लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन और यहां पर इस तरह से एंट्री करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे भी है, प्लांट एंड मशीनरी पे भी है। यहां पर मैं लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग 500, बट मशीनरी का अमाउंट 25,000 है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या थी, एडिशन मेड ऑन मशीनरी on 1st October 2018 worth ₹10,000। तो मशीनरी दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है 11 में वेरी क्लियरली। तो मशीनरी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, क्योंकि एक मशीनरी वो जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं और एक मशीनरी वो जो हमने 1 अक्टूबर को परचेज की है। अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ जिसको यूज किया है, 6 मंथ जिसको यूज किया उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 6 मंथ। और जिस मशीनरी को हमने यूज किया है फॉर द होल ईयर, उसके ऊपर पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सो गाइज डेप्रिसिएशन चार्ज होगा मशीनरी में 25,000 में से 15,000 एक अमाउंट हो गया। सेकेंड इसका जो एडिशन न्यू है वो है 10,000। सो 15,000 पे तो पूरा डेप्रिसिएशन हमें लगाना है 10%। 15,000 का 10% वेरी इजीली कैलकुलेट आप ऐसे भी कर सकते हो और आप तो अभी माइंड में भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर ही सकते हो इजीली, राइट। तो 1500 अमाउंट आ गया, राइट। तो ये डेप्रिसिएशन 1500 अमाउंट आ गया। अब ये 10,000 जो न्यू एडिशन हुआ है उस पर 6 मंथ सिर्फ चार्ज करना है। सो 6 मंथ चार्ज करना है तो 10% × 6 / 12, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं इन अ ईयर। तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, आपको वेरी इजीली देखिए 6 2 जा, इस तरह से आप जा रहे हैं, आप 500 अमाउंट मिल रहा है। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है 1500 उस मशीनरी का जो पूरे ईयर यूज हुई और 500 उस मशीनरी का जो 6 मंथ यूज हुई। 1500 एंड 500 इज इक्वल टू 2,000 रुपीज। सो मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना हुआ 2,000 रुपीज। गाइज आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो चीजें रफ में की है तो कुछ चीजों की वर्किंग नोट आपको हमेशा बनानी है। जैसे ये एडिशन ऑफ मशीनरी हुआ है तो इसका डेप्रिसिएशन आपने किस तरह से कैलकुलेट किया ये आपको वर्किंग नोट बना के स्पेशली बतानी होती है, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि इसकी वर्किंग नोट किस तरह से बनानी है, ठीक है। सो गाइस देखिए यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन @ 10% और आपका ये हो जाएगा अमाउंट 2,000, जिससे आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जहाँ लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन लिखा है वहां पर लिखेंगे मशीनरी 2,000 और कोई डेप्रिसिएशन नहीं है तो यहाँ पर इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है।
इसके बाद हम जा रहे हैं थर्ड ट्रांजेक्शन की ओर। थर्ड ट्रांजेक्शन हमारा क्या कहता है, आरडीडी एट द रेट 5%, मीन्स आपको प्रोविजन करना है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए 5% का, जो कि आपकी न्यू आरडीडी होती है। और गाइस मैंने आपको बताया है आरडीडी के ट्रांजेक्शन हम हमेशा बाद में करते हैं, सो मैं इसको जहां हमने ओल्ड आरडीडी मेंशन करके रखा है वहां पर न्यू आरडीडी मेंशन करेंगे एट द रेट 5%। मतलब ये दोनों एडजस्टमेंट, एक ट्रायल बैलेंस का आइटम है जिसका 1 इफेक्ट और एक इसका आइटम न्यू आरडीडी इसका, ये हमें करना है बाद में। तो ये हम अभी स्पेसिफिकली साइड में लिख के रखते हैं इस उस जगह पर जहां विजिबल है, ताकि हम सॉल्व करें तो हमें एंड करते क्लोज करते टाइम हमें पता चले। अब उसके बाद है बैड डेब्ट्स 1000 रुपीज बताया है, से ये हमारे न्यू बैड डेब्ट्स है। न्यू बैड डेब्ट्स है तो हम इजीली उसको डेटर्स में से माइनस कर देंगे। यहां पर हम लिखेंगे माइनस न्यू बैड डेब्ट्स 1000 रुपीज माइनस कर रहे, ब्रैकेट लगाना है याद से, और 1000 यहां पर ऐड हो जाएगा बैड डेब्ट्स में न्यू बैड डेब्ट्स and it's 1000, so amount will be 2000। अगर आप इसे ऐड कर लेते हैं तो अमाउंट कितना हो जाता है 2000 रुपीज। ठीक है गाइस, और अब हम आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा देखेंगे, वो है अनरिकॉर्डेड सेल्स का। मतलब कंपनी ने सेल्स किया है, सेल्स वे मेड ऑन 31 मार्च रुपीज 3000, बट नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं है। जब सेल्स किया एंट्री नहीं है तो एंट्री करना हमारा काम है। तो एंट्री सेल्स में ऐड करना है हमें, तो पहले हम ये अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं। 85 में से 800 गया, सो इट विल बी 84,200, जिसमें हम अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा अनरिकॉर्डेड सेल्स, और यहां पर स्पेसिफिकली जो अमाउंट है 3000 ऐड करना है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अनरिकॉर्डेड सेल्स यहां डाल दिया। दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा, जब सेल्स हुआ है और उसकी एंट्री नहीं मिल रही है, यानी कि वो सेल्स 100% क्रेडिट में हुआ है, तो डेटर्स में हमको इसको ऐड करना है। डेटर्स में ऐड करने के पहले ये अमाउंट में डिडक्ट करके नीचे ले लूँ डेटर्स का। 40,000 में से 1000 गया तो बचा 39,000, और इसमें हमें 3000 ऐड करना है फॉर अनरिकॉर्डेड सेल्स, जो मैं यहाँ लिखूंगा। एवरीथिंग आपको क्लियरली लिखना है, जिससे कि आप भी फ्यूचर में पढ़े अपनी बुक तो आपको खुद अपनी बुक भी समझ में आए, और जब टीचर को चेक कर रहा हो तो उसे भी समझ में आए कि आपने किस तरह से सॉल्व किया। ये भी अमाउंट में ऐड कर लूंगा क्योंकि इसमें हमें आगे और एक एडजस्टमेंट भी करना है। तो 39 and 3 42,000 विल बी द अमाउंट। ओके, सो गाइज नेक्स्ट एडजस्टमेंट के लिए अब हम लोग जाएंगे। आउटस्टैंडिंग कैरीज दिया है 500 रुपीज। आउटस्टैंडिंग के एडजस्टमेंट भी आप वेरी इजीली करते हो। प्रीपेड है तो माइनस करना है, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना है, बहुत ईजी है ना। तो वैसे ही कैरीज में आउटस्टैंडिंग दिया है तो आप यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है 500 रुपीज। सो 1200 पे 500 आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग कैरीज यानी कि एक्सपेंस पे करना बाकी है, हमारे लिए लायबिलिटी है। सो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग कैरीज, ठीक है, एंड 500 रुपीज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो इस तरह से हमने ये वाला एडजस्टमेंट भी कर लिया। इसके बाद एक और परचेज का एडजस्टमेंट है कि हमने एक परचेज भी किया है 31 मार्च 2019 को 8000 रुपीज का गाइज, बट उसकी भी कोई एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं हुई है। अनरिकॉर्डेड सेल्स की जिस तरह से हमने एंट्री की उसी तरह हम अनरिकॉर्डेड परचेज की एंट्री भी करेंगे, बट पहले वही करना है। परचेज 65,000 था, 1500 रिटर्न था, माइनस करेंगे तो 63,500 यहाँ पर हमें ऐड करना है, आगे लिखना है अनरिकॉर्डेड परचेज, राइट। अनरिकॉर्डेड परचेज कितना अमाउंट है उसका गाइस, उसका अमाउंट है 8000। अब अनरिकॉर्डेड परचेज यहां पर आ गया, तो जिस तरह अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री की और डेटर्स में ऐड किया गया, क्योंकि उसकी एंट्री कहीं नहीं थी, यानी वो क्रेडिट पर सेल्स था, उसी तरह जहां परचेज की एंट्री नहीं मिल रही है तो इसका मतलब वो क्रेडिट परचेज है। सन्ड्री क्रेडिटर्स में इसको हम लोग ऐड करेंगे, और यहां पर भी हम लोग मेंशन करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेसेस 8000। सो इस तरह से 23,000 में 8,000 अनरिकॉर्डेड परचेसेस हो गया, ठीक है। सो गाइस देखिए, अभी अनरिकॉर्डेड परचेस के बाद अब हमारे कौन से एडजस्टमेंट बचे हैं, वो एडजस्टमेंट जो हमने साइड में लिख के रखे हैं, राइट। ओल्ड आरडीडी, न्यू आरडीडी। ओल्ड आरडीडी तो हमको सबसे लास्ट में करना है, बट न्यू आरडीडी एट द रेट 5%।
डेटर्स पे अब कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग नहीं है। अब हमारा कोई भी एडजस्टमेंट जब पेंडिंग नहीं होगा तब हम आरडीडी का एडजस्टमेंट करते हैं। सो 42,000 डेटर्स है, जब हमने न्यू बेड डेप्स ऐड किया, अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड किया, न्यू बेड डेप्स माइनस किया, तो 42,000 डेटर्स है हमारा। अब उस पर न्यू आरडीडी एट द रेट 5% हमें चार्ज करना है, ठीक है। यानी कि एवरी ईयर 5% हमारा अमाउंट कम से कम आरडीडी का माइनस होता ही है। अब देखिए न्यू आरडीडी एट द रेट 5% कैसे चार्ज करना है, तो 42,000 इंटू 5%, इसको कैलकुलेट करेंगे वेरी इजीली। देखिए 420 इंटू 5 आप करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 2,100, ठीक है। सो 2,100 विल बी हमारा न्यू आरडीडी है, जिससे मैं माइनस यहाँ पे करूंगा, माइनस न्यू आरडीडी। आरडीडी का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 2,100 माइनस कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगाना है, और इस 2,100 का दूसरा इफेक्ट हम लोग बेड डेब्ट्स में रखेंगे। यहां पर हमें ऐड करना है न्यू आरडीडी लिखकर 2,100। गाइस नोटिस करेंगे हमें हमारे सारे एडजस्टमेंट पूरे हो चुके हैं, ओल्ड आरडीडी के एडजस्टमेंट को छोड़ के बाकी सारे एडजस्टमेंट पूरे हो चुके हैं। अब ये हमें ऐड करना है 2,000 में 2,100, यानी ये हो जाएगा 4,100, ठीक है गाइस। अब ओल्ड आरडीडी जो है वो क्रेडिट साइड में होती है और हम डेबिट साइड में बेड डेब्ट्स में से इसे माइनस करते हैं सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। तो अब हमें ये माइनस करनी है ओल्ड आरडीडी। सो ओल्ड आरडीडी कितना है 400, 400 माइनस करना है तो ब्रैकेट लगाना है। इस तरह से सारे ट्रांजेक्शन हमने क्लियर कर लिए, राइट। सारी ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज, सारे एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट भी थे मशीनरी के, जैसे हमने देखा एडिशन हुआ है, उसकी वर्किंग नोट भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीजें पूरी जब क्लियर हो गई तब हमारा काम होता है क्लोजिंग, राइट। तो क्लोजिंग करना है अब हमें। अब क्लोजिंग करने का मेथड आपको पता है बहुत इजीली। पहले हमें इसे मतलब सारे इनर कॉलम के अमाउंट्स को आउटर कॉलम में लेना है, और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट। अब देखिए परचेसेस में हम देखेंगे तो यहाँ पर 63,500 एंड 8,000, 63 और 8 कितना होता है 71,500 हो गया। इनर कॉलम का अमाउंट आउटर में लिया हमने। तो कैरीज में 1200 में 500 रुपये आउटस्टैंडिंग, यानी कि 1200 एंड 500 1700 हो गया, ठीक है। उसके बाद सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं था। बेड डेब्ट्स में एडजस्टमेंट है, 4100 में से 400 माइनस हुआ, सो इट विल बी 3,700। After that we'll see for depreciation. So here we have land and building and machinery 500 and 2,000. So इसको हम ऐड करेंगे, so it will be 2,500। देखिए गाइस डेबिट साइड सारी हमने देख ली। अब क्रेडिट साइड में देखेंगे तो सेल्स है। सेल्स में 84,200 में हमें 3,000 अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करना था, so it will be 87,200, राइट। 87,200। अब यहाँ पर और कोई भी एडजस्ट बचा नहीं है अमाउंट जो इनर कॉलम में हो और आउटर कॉलम में नहीं आया, राइट। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमने 23,000 में 8,000 ऐड करना है, सो इट विल बी 31,000। और कोई अमाउंट है देखिए असेट साइड में है, डेटर्स है। डेटर्स में तीनों एडजस्टमेंट करने के बाद 42,000 में से 2,100 जब हम माइनस करेंगे तो 42,000 में से 2,000 जा रहा है, बच रहा है 40,000, उसमें से 100 जब जाएगा तो वो बचेगा 39,900। इसके बाद यहां देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज किया 500, सो बाहर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 9,500 यानी 9,500। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2,000 रुपीज, 25 में से 2,000 माइनस करेंगे, सो इट विल बी 23,000। सो गाइस इस तरह से सारे इनर कॉलम के अमाउंट जब हम लोग आउटर कॉलम में ले लेते हैं तो हम लोग क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। अब हम क्लोज करने जाएंगे। क्लोज करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड की टोटल, क्रेडिट साइड की, दोनों तरफ की टोटल करेंगे। जिस तरफ की टोटल ज्यादा है उस तरफ की टोटल हम लोग लिखते हैं। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे 71 और 18, इसको टोटल करने के बाद कितना आ रहा है 89,000। सो 89,000 ही आ रहा है, बट जबकि इस तरफ 87,000 का तो सेल ही है, तो यानी इस तरफ का अमाउंट 100% ज़्यादा ही है। सो 87,000 एंड 23,000 यानी 1,10,200 जो फाइनल फिगर यहाँ पे टोटल आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट का 1,10,200। और इसमें से हमें ये अमाउंट माइनस करना है जो 89,500 एंड 1,700, और इसको माइनस करने के बाद हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। सो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 19,000 रुपये।
So 19,000 will be our cash profit which we have to transfer to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। सो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और हम यहाँ पे 19,000 ट्रांसफर कर लेंगे, राइट। ये 19,000 ट्रांसफर होने के बाद इस तरफ आप देखेंगे कितने छोटे छोटे अमाउंट है, 2,000 4,000, यानी कि इस तरफ की टोटल ही इस बार भी ज़्यादा है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टोटल हम लोग लिखेंगे नीचे 19,000 एंड 2,000 21,000 हो जाएगा। उसी को हम यहाँ पर भी लिख देंगे डेबिट साइड में 21,000, और इस अमाउंट की टोटल करके इसमें से माइनस करेंगे, जैसे 1,000 एंड 3,200 4,200 हो गया, 4,000 एंड 4,000 8,200, 3,700 एंड 2,500 हम लोग ऐड करेंगे। सो इट विल बी 6,200 एंड उसमें सभी सारे ऐड करके जब लेस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है 6,600 रुपीज़। इसे लिखना कैसे है तो वो मैंने आपको पहले भी बताया है। हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। और इसके नीचे हमें पार्टनर्स के नाम लिखने हैं, सापरे एंड आत्रे। सो सापरे एंड आत्रे। गाइज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शुरू में बताया था इक्वली वो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो 6,600 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दोनों पार्टनर्स में। तो कितना अमाउंट आता है तो 3,300 एंड 3,300 विल बी द अमाउंट विच वी हैव टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर डेबिट साइड है प्रॉफिट एंड लॉस के, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में हमें मेंशन करना है नेट प्रॉफिट। ठीक है गाइस, अब नेट प्रॉफिट हम लोग मेंशन करेंगे 3,300 एंड 3,300, और इससे अब हमें क्लोज करना है। आप देखेंगे इस तरफ सिर्फ डेबिट साइड में 3,000 एंड 2,000 अमाउंट है, यानी कि इस बार भी ज्यादा अमाउंट क्रेडिट साइड में ही है। सो क्रेडिट साइड की टोटल पहले करना है 35 एंड 3,000, इट्स 38,300, 38,300। ठीक है गाइस, सो 38,300, 38,300। अब यहां पर हम बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे जिसे हम मेंशन करते हैं टू बैलेंस कैरीड डाउन, जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा। 38 में से वापस 3,000 माइनस करना है, सो हो जाएगा 35,300, और इसमें से 2,000 माइनस हो रहा है तो हो जाएगा 36,300। ये बैलेंसिंग फिगर हम लोग ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटीज साइड में कैपिटल अकाउंट के, राइट। सो कैपिटल अकाउंट के लायबिलिटीज साइड में ट्रांसफर करना है, तो हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में लिख के रखा है सापरे और आत्रे का नाम, जहां पर हम ये मेंशन कर देंगे 35,300 फॉर सापरे एंड 36,300 फॉर आपरे। और आत्रे का जब हमने बैलेंस ट्रांसफर किया है सारी एंट्रीज हो चुकी है। अब हम बैलेंस शीट की दोनों तरफ की टोटल करेंगे, और बैलेंस शीट की दोनों तरफ की टोटल हमारी टैली होनी चाहिए। अगर वो टोटल हमारी टैली है तो हमने सम पूरा सही किया है और सारे एडजस्टमेंट बराबर किए हैं। सारी चीजें हम क्लियरली लिखेंगे, जब पूरा एकदम क्लियर फीचर्स को समझ में आएगा सो पूरे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। बैलेंस शीट की टोटल क्रेडिट साइड की हम लोग देख रहे हैं 1,13,900 आया है, और वही टोटल हम यहाँ पे देखेंगे तो 31,000, 10,000, 800, 500, 35,300 एंड 36,300। सो ये आ रहा है 1,13,900। सो इस तरह से गाइस आपने देखा कितनी इजीली हमने सॉल्व कर लिया बैलेंस शीट के। बैलेंस शीट भी हमारी टैली हो गई, सारे एडजस्टमेंट भी बहुत इजीली हो गए, और आरडीडी डेटस पे हमेशा हम देखते जा रहे 3 ट्रांजेक्शन आ रहे जो कि 3 मार्क्स के एडजस्टमेंट्स होते हैं। और अगर इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ही इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब एडिशन ऑफ मशीनरी की वर्किंग नोट में आपको बताता हूँ, उसे ध्यान से देखिए। सो गाइस देखिए, अब हम वर्किंग नोट हमें कैसे बनानी है मशीनरी की। और वर्किंग नोट जब कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन आते हैं तो वर्किंग नोट कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, राइट। जहां पर आप ऐसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो वर्किंग नोट एक फॉर्मिंग पार्ट होता है जो आपको बताना कंपलसरी होता है। सो मशीनरी में एडिशन हुआ है तो इसीलिए मैं वर्किंग नोट यहाँ पर आपको मशीनरी की बता रहा हूँ, जिसे आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन और मशीनरी की ये वर्किंग नोट है, मैंने नंबर 1 इससे कर दिया है। छोटे ट्रांजेक्शन की वर्किंग नोट आप बना के बता सकते हो, बट इस तरह के जो ट्रांजेक्शन है इनकी वर्किंग नोट कंपलसरी आपको बतानी ही है। डेप्रिसिएशन और मशीनरी, अब देखिए गाइस
मशीनरी का अमाउंट कितना था 25,000। स्पेसिफिकली ये अमाउंट में मेंशन था कि 10,000 की मशीनरी 1 अक्टूबर को परचेस है, तो आपको इस अमाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, 2 अलग अलग पार्ट में, ठीक है। एक हो जाएगा ₹15,000 का, जिस तरह से हम लोग रफ वर्क करते हैं ये एग्जैक्टली उसी का पार्ट है, बट इसको थोड़ा रफली नहीं, इसको थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करके हमें बताना है कि हाँ इसे इस तरह से किया है। अब यहां पर हम लोग ये चीज मेंशन करेंगे कि ये फुल ईयर यूज हुआ मशीनरी है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं फुल ईयर, और ये यहां पर हम लोग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018, तो इस तरह से इस दोनों के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। डिप्रिसिएशन का रेट आपको बताया था, याद है, @10% पर एनम, ठीक है। तो 10% के हिसाब से 15,000 पे 10% आप कैसे चार्ज करेंगे, तो आप डिप्रिसिएशन निकालेंगे, डिप्रिसिएशन इक्वल टू 15,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, और इसका अमाउंट आपका आएगा ₹1500। पूरे ईयर का डिप्रिसिएशन था, तो 12/12 होता है, 12 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स, सो इट विल बी 1, सो वी आर नॉट मेंशनिंग हियर, ओके। सो ये 1500 हो गया। बट इसका डिप्रिसिएशन हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसका डिप्रिसिएशन करते टाइम 1 अक्टूबर से 6 मंथ होते हैं, तो 6 मंथ के हिसाब से हमें यहाँ कैलकुलेट करना है कि 10,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 6 मंथ ही यूज हुआ है वो मशीनरी, और इन ईयर 12 मंथ होते हैं, तो इस तरह से। और इसका अमाउंट हमने किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हमने वर्किंग नोट में पहले देखा था जब हम लोग रफली कर रहे थे, राइट। सो इस तरह से 0 कट करके हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आएगा 500। सो गाइज ये 1500 और ये 500, इस दोनों को टोटल करके, सो टोटल डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वो हमें यहाँ पे बताना है। टोटल डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1500 प्लस 500, सो इट विल बी 2,000 रुपीज। तो ये आपको यहाँ कैलकुलेट करके बताना होगा, जिससे कि जो एग्जामिनर है उसे क्लियर एक इंडिकेशन मिलता है कि हाँ आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियरली आता है और आपने पूरा पार्ट सॉल्व करके दिखाया, तो आपके प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाता है। सो इस तरह से हमने ये सम सॉल्व किया एडिशंस के, किस तरह से अगर किसी भी मशीनरी में, किसी भी फिक्स असेट्स में कोई भी ऐसा एडिशन का एडजस्टमेंट आता है तो उसे किस तरह से सॉल्व करना है, प्रेजेंट किस तरह से करना है। ट्रेडिंग अकाउंट के प्रेजेंटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रेजेंटेशन के बहुत ज़्यादा मार्क्स तो नहीं होते, बट हाँ जब आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते तो हमें 100% परफेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो 100% परफेक्शन के लिए ही आप अगर ईयर के शुरुआत से ही प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं। सो इस तरह से हमने ये सम सॉल्व किया, इसका वर्किंग नोट बनाया, और इसके सारे के सारे एडजस्टमेंट, ओल्ड आरडीडी, न्यू आरडीडी, बेड डेप्थ, गवर्नमेंट बॉन्ड से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी सारे हमने किए हैं। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट भी अगर होता है तो उसे किस तरह से करना है, सारे एडजस्टमेंट हमने कवर किए हैं। सो इस तरह से सारे हमारे फाइनल अकाउंट के जो सम क्लियर हो गया और बैलेंस शीट टैली हो गई।